अंदर आओ, आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था, इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही समय पहले मैं अपनी बैग संभालते हुए सरकारी बस से उतरा था। रिमझिम बारिश हो रही थी। पिछले 2 दिनों से शायद लगातार बारिश हो रही थी। बस से उतरते ही मैंने पहले अपनी आंखों पर गोगल लगाया, फिर दूसरे हाथ से छतरी खोलकर सिर पर पकड़ ली। मैंने बस का दरवाजा बंद करने के लिए उसे धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ आगे तो बढ़ा, लेकिन जंग लगी हुई कुंडी ने उसे बीच में ही रोक दिया। कंडक्टर ने 2 बार रस्सी खींचकर घंटी बजाकर ड्राइवर को इशारा किया और जोर से दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। पहाड़ की आवाज के साथ दरवाजा बंद हुआ और बस वहां से चली गई। मैं मतलब विकास, लेकिन सब मुझे प्यार से विक्की बुलाते हैं। प्यार से, हाँ प्यार से। मैं 23 साल का हूँ। मेरा जन्म शहर में हुआ और मैं वहीं पला बढ़ा। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि मुझ में कुछ खास है। खास मतलब मैं बहुत ही गुड लुकिंग हूँ। लड़कियां मुझसे 2 बातें करने के लिए तरसती थी। वैसे खूबसूरती तो भगवान की देन है, लेकिन कुछ चीजें हमें खुद बनानी पड़ती है, जैसे अपनी शारीरिक बनावट। इसलिए मैं रेगुलर जिम जाने लगा। मैंने इसकी आदत डाल ली और अपनी ये जबरदस्त बॉडी बनाई, वो भी 6 पैक के साथ। ये आसान नहीं होता। उसके बाद सबसे जरूरी होता है आपका बोलचाल। आपकी शख्सियत से सामने वाला शायद थोड़ी देर के लिए इम्प्रेस हो जाए, लेकिन आपकी असली कीमत आपकी जुबान तय करती है, मतलब आपकी मीठी मीठी बातें। इसलिए आपको शब्दों का जाल बुनना आना चाहिए, ताकि जिसे चाहिए उसे अपने जाल में फंसा सके। अब आप पूछेंगे कि ये सब क्यों? बताऊं? अरे सुकून के लिए। हाँ, जिस्मानी सुकून। लेकिन मैंने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मैंने तय कर लिया कि सामने वाली लड़की को अपने जाल में फंसाना है, तो मैं उसको फंसा ही लेता हूँ। कॉलेज के दिनों में मैंने दोस्तों से शर्त पर कितनी लड़कियों को फंसाया था। कॉलेज के किस्से तो बहुत है, लेकिन बाहर के किस्से भी कम नहीं। शादीशुदा औरतें तो मेरी कमजोरी है। जवान लड़की कच्चे आम की तरह होती है और 30-35 साल की औरतें पक्के आम की तरह, रसदार और मीठी। मुझे पता है आप में से कुछ शरीफ लोगों को मुझसे अब नफरत हो रही होगी या फिर घिन आ रही होगी, लेकिन सुनो, एक बात बताऊं, कोई भी शरीफ नहीं होता। बस आपके पास मेरी जैसे 6 पैक्स वाली बॉडी नहीं है, और अगर बॉडी हो भी तो मेरी जैसी कला नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये कला ही तो है, आर्ट है। इसमें सब्र चाहिए होता है, धीरे धीरे जाल बुनना पड़ता है। हर कोई ये नहीं कर सकता, और जो नहीं कर सकता वो शरीफ बनने का नाटक करता है। जैसे लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं। अब तो मुझे लड़की के नजर से ही समझ आ जाता है कि बात कितनी आगे जाएगी। असल में ये समाज सेवा ही है। मैं पुण्य कमा रहा हूँ। प्यासे की प्यास बुझाना पुण्य का काम है ना? कई जवान लड़कियों और औरतों की प्यास मैंने बुझाई है। इसलिए शायद कॉलेज में दोस्तों ने मेरा नाम विक्की डोनर रखा था। कॉलेज के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की, वो भी सरकारी बैंक में। लेकिन मेरी पहली पोस्टिंग इस वीराने में हुई। वीराना मतलब पूरी तरह वीराना नहीं। यहाँ पेड़ बहुत है, जंगल जैसा कह सकते हैं, लेकिन इंसान कम दिखते हैं, इसलिए वीराना कहा। अब ऐसी जगह पर मेरी प्यास कैसे बुझेगी, भगवान जाने। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूंगा। बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थी। मैं सड़क के किनारे धीरे धीरे कदम रखता हुआ चल रहा था। मुझे आज रात रुकने के लिए किसी जगह का इंतजाम करना जरूरी था, लेकिन आसपास केवल घनी झाड़ियां थी। क्योंकि मैं पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था और सिर पर छाता था, बारिश ज्यादा महसूस नहीं हो रही थी। उस बस स्टॉप से गांव थोड़ा अंदर था। मैं चलते हुए पीछे मुड़कर देखता था। अगर कोई बाइक वाला आ गया तो मैं लिफ्ट ले सकता था, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई थी। सड़क की तरफ देखकर मुझे यह समझ में आ रहा था कि इस सड़क पर केवल बैलगाड़ियों की आवाजाही हो रही होगी, क्योंकि सड़क पर बैलगाड़ियों के पहियों के गहरे निशान बने हुए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ऐसी सुनसान जगह पर बैंक क्यों? नहीं, अगर लोगों को खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो तो ये लोग बैंक में क्या रखेंगे?
शाम के 6 बज रहे थे। अब हर तरफ अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से आसमान में काले बादल जमा हो गए थे, जिससे और भी अंधेरा हो रहा था। मैं अपनी बैग संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी बैल की घंटी की आवाज आई। शायद कोई बैलगाड़ी पीछे आ रही थी। मुझे राहत मिली। चलो कुछ तो मिला। पीछे बैलगाड़ी में चारा लाद कर एक आदमी उसे चला रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसे रोक लिया। वो काले रंग का था। उसकी काली सफेद दाढ़ी बढ़ी हुई थी। बारिश से बचने के लिए उसने थैली की टोपी जैसा कुछ बना रखा था। उसकी आंखें लाल थी। वो बिना कुछ कहे मुझे घूरता रहा। अब नमस्ते, मुझे लिफ्ट चाहिए थी, मैंने उससे कहा। उसने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसे लिफ्ट का मतलब समझ में नहीं आया। अब मुझे आगे गांव तक छोड़ देना प्लीज, मैं दोबारा बोला। उसने फिर बिना कुछ कहे सिर से इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। मैं तुरंत पीछे गया। गाड़ी में पहले ही सामान था। मैंने पहले अपनी बैग रखी और फिर बैलगाड़ी में चढ़ गया। उसने बैल को रस्सी से झटका दिया और बैल धीरे धीरे चलने लगे। मैं यहाँ नौकरी पर लगा हूँ बैंक में, उसके बिना पूछे मैंने खुद जानकारी दी। उसकी नजर सड़क पर थी। मैंने उसका गंभीर चेहरा देखा। बेचारा शायद किसी टेंशन में होगा। मैं कुछ देर तक चुप रहा। फिर मैंने पूछा, अब क्या यहाँ मुझे कोई कमरा मिल सकता है? मेरे इस सवाल पर उसने मुझे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा और फिर से आगे देखने लगा। अब मुझे उसका बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं चुप रहा। मेरी नजर सामने गई। मध्यम रोशनी में मुझे दूर सड़क के किनारे एक बड़ी हवेली दिखा। शायद वो एक फार्म हाउस था। वहां एक लोहे का गेट था। अचानक उस गाड़ी वाले ने चाबुक मारा और बैलों को तेज दौड़ाया। वो अचानक बेचैन सा लगने लगा था। बैलगाड़ी गेट के पास से गुजर रही थी। तभी मैंने अंदर देखा। हवेली के गेट से हवेली के दरवाजे तक एक औरत अपनी पतली कमर को हल्के झटके देते हुए चलती जा रही थी। बारिश की वजह से वो पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी काली साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे। उसकी जवानी झलक रही थी। मैं उसे निहारते ही जा रहा था लेकिन वो बेवकूफ गाड़ी वाला बैलगाड़ी तेज दौड़ा रहा था। ओ भाई, गाड़ी रोको, मैंने उस औरत पर से बिना नजर हटाए उस गाड़ी वाले से कहा। लेकिन वो गाड़ी वाला सुनने के बावजूद गाड़ी चला रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए गाड़ी रोकने के लिए फिर से कहा। फिर भी वो नहीं सुन रहा था। मुझे उस औरत को देखना था जो जवानी से भरी हुई थी। गाड़ी रोको, मैं लगभग चिल्लाते हुए उससे गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस बार उसने गाड़ी रोक दी। मैंने अपनी बैग ली और नीचे उतर आया। सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। उसकी लाल आंखें एकटक मुझे देख रही थी लेकिन ना जाने क्यों उसमें मेरे प्रति दया के भाव थे। मैंने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर उस बंगले की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी के जाने की आवाज आई। यानी कुछ देर वो बैलगाड़ी वाला मुझे ही देख रहा था। क्या उसे कुछ बताना था? लेकिन उसने क्यों नहीं बोला? शायद वो गूंगा होगा। अरे छोड़ो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उस औरत को आंखें भर कर देखना था। मैं उस बंगले के गेट के पास आया। गेट आधा खुला था। मैंने उससे अंदर जाकर देखा। गेट से लेकर बंगले तक दोनों तरफ पेड़ थे पर अब वो औरत अब कहीं नहीं दिख रही थी। अब तो मैंने ठान लिया था कम से कम चेहरा तो देख कर ही जाऊंगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बंगले के सामने आकर अंदर झांकने लगा। आओ आओ, अंदर आओ आओ। एक बूढ़े आदमी की कपकपाती आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने अंदर झांक कर देखा लेकिन वहां अंधेरा था इसलिए कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। आओ अंदर आओ आओ। बाहर अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। मेरे कदम अपने आप बंगले के अंदर चल पड़े। मैंने अंदर जाकर एक बार बाहर नजर डाली। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आओ आओ। मैं आवाज की ओर देखने लगा। एक आराम कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। घर में लाइट नहीं थी इसलिए कुछ जगहों पर मोमबत्तियां जल रही थी। उस रोशनी में मैंने उस बूढ़े को देखा। उसका रूप बहुत ही घिनौना था। उसने नीचे बस एक धोती पहन रखी थी। पूरे शरीर की त्वचा झुर्रीदार थी। सिर के बाल झड़े हुए थे लेकिन भौहें सफेद दिख रही थी।
दोनों तरफ के गाल अंदर की ओर धसे हुए थे। उसकी झुर्रीदार त्वचा लटक रही थी। उसके पास की मेज पर शराब की बोतल रखी थी, टकीला वोडका। मैं देखते ही इसे पहचान गया। वैसे ये मेरा भी पसंदीदा ब्रांड है। तो वो बूढ़ा नकाशीदार ग्लास पकड़े बैठा था। मैं उसके पास गया। उसने पास वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। नमस्ते, मैं गांव में नया हूं, बाहर बारिश है, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? उसने मुझे देखा और हंसने लगा। ना जाने क्यों मुझे देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। अपनी कर्कश आवाज में वो बोला, हाँ हाँ रह लो, बस आज की रात। वो हंसने लगा। उसने कांपते हाथों से ग्लास उठाया और मुंह से लगाकर पानी पीने लगा। आधी शराब तो उसके होठों से रिसते हुए गालों पर और नीचे गिर रही थी। उसने ग्लास को साइड में रखा और फिर से हंसने लगा। मैंने इस बूढ़े की जैसी गंदी हंसी आज तक नहीं देखी थी। उसकी गंदी हंसी को देखकर मन में ख्याल आया कि इसके दांत तोड़ दूं, लेकिन तोड़ता कैसे? उसके मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था। लेकिन मैंने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाते हुए बस उसे देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ इधर उधर देखने लगा। बस एक झलक मिल जाए उसकी, जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तुम्हें भी वो चाहिए क्या? उस बूढ़े ने गहरी आवाज में अचानक पूछा। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया और उसे देखने लगा। उसने अचानक कुर्सी से आगे झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के सामने लाया। क्या तुम भी उसे टेस्ट करना चाहते हो? उसने बड़ी गंभीरता से पूछा। मैं थोड़ा डर गया कि क्या अब शराब टेस्ट करना है? वो फिर से आराम कुर्सी पर लेटकर झुकते हुए हंसने लगा। बोलो, टेस्ट करना है? नहीं, मैं थक गया हूं, मुझे आराम करना है। बूढ़ा फिर से हंसने लगा। आराम, चैन, सुकून मुझे भी तो चाहिए। पता है कहाँ मिलता है? उसने पूछा। उसने कुछ देर मेरे जवाब का इंतजार किया, फिर मौत में कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने अंदर दरवाजे की ओर देखा और फिर उसकी कमजोर आवाज में उसने पुकारा, मोहिनी। नाम सुनते ही ना जाने क्यों मेरे पूरे शरीर में रोमांच की लकीर दौड़ गई। जिस औरत की बस एक दूर से देखी हुई झलक ने मुझे पागल कर दिया था, उसे अब मैं जी भर के देखना चाहता था। अब मुझे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। पायल की आवाज बढ़ने लगी और साथ ही मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। अंदर से वो बाहर आई और सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने मोमबत्ती की मंद रोशनी में उसके पैरों से लेकर सिर तक देखा। उसके पैरों पर डिजाइनदार मेहंदी लगी थी। उस गोरे पैरों पर लाल मेहंदी साफ दिख रही थी। वो उसी काले साड़ी में थी जो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके शरीर से चिपकी हुई थी। मेरी नजर ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन कुछ पल उसके कमर पर जाकर रुक गई। अब उसकी नाभि की तरफ मेरी नजर चली गई। धीरे धीरे ऊपर से गिरता पानी का एक बूंद उसकी नाभि में जाकर रुक गया। मेरा हाथ अपनी छाती की ओर बढ़ा। मैं अपनी बढ़ती हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मेरी नजर अब भी ऊपर बढ़ रही थी। उसकी रसीले गुलाबी होठों को देखकर एकदम ऐसा लगा जैसे उसमें से सारा रस अपने होठों से चूस लूं। वो बला की खूबसूरत थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, लेकिन उसकी नजर अभी भी नीचे थी। फिर अचानक उसने मुझे देखा, फिर अपनी नजर नीचे कर ली, लेकिन उस पल में उसकी नीली चमकती हुई आंखों ने मेरे दिल को छू लिया। ये मोहिनी, मेरी पत्नी। बाहर जोर से बिजली चमकी, लेकिन उस बूढ़े की बात मुझ पर बिजली जैसी गिर गई थी। मैंने उस बूढ़े को देखा। वो मोहिनी की ओर देख रहा था। फिर उसने धीरे से मेरी ओर देखा और फिर से अपने गंदे मुंह से हंसते हुए कहा, साहब को उनका कमरा दिखाओ। और फिर बोतल से शराब गिलास में भरने लगा। मेरी ओर देखते हुए बूढ़ा बोला, जाओ उसके पीछे।
मोहिनी अंदर जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जो जिस्म मैंने कुछ देर पहले बस दूर से देखा था, वही जिस्म अब मैं कुछ कदम दूर से भी जी भर के देख रहा था। उसके गीले बदन पर भीगे हुए बाल आराम से लटक रहे थे। उनमें से अभी भी पानी टपक रहा था। एक एक कदम ऊपर चढ़ते वक्त उसकी चाल में एक अलग ही अदा थी। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई थी। बस अब मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस मोहिनी को मैं अपने जाल में खींचूंगा और अपने अंदर लगे आग को ठंडा करूंगा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। मैं अंदर गया, बैग रखा। मैंने उसे देखा। उसकी नजर अभी भी नीचे ही थी। वो तुम्हारा पति है? मैंने पूछा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया। लेकिन क्या ये सूखा हुआ कुआं तुम्हारी प्यास बुझा सकता है? मैंने थोड़ा पहेली में एक शरारती मुस्कान के साथ उसे पूछा। उसने सवाल भरी नजर से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ समय बाद उसे मेरा सवाल समझ में आया और थोड़ी नाराजगी के साथ उसने सिर नीचे किया और चुपचाप चलने लगी। अब तुम्हारा कमरा कहाँ है? नहीं मतलब मुझे अगर प्यास लगे तो। वह एक पल के लिए रुकी और फिर अपनी उंगली से सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया और चली गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो अपने कमरे की ओर जा रही थी। उफ, उसकी वो चाल। वो अंदर जाकर मुड़ी और धीरे धीरे दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन इस बार उसके होठों पर एक मुस्कान की लकीर थी। मैंने दरवाजा बंद किया, बैग से अपनी शराब की बोतल निकाली, वही मेरा फेवरेट ब्रांड टकीला वोडका। मैंने गिलास में पैक बनाया और खिड़की के पास गया। बाहर की तरफ नजर डाली। अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। चारों ओर जंगल था, लेकिन मेरी नजरों के सामने लगातार मोहिनी आ रही थी। उसकी वो कमर, उसकी वो नाभि, वो पानी की बूंद, उसकी छाती का उभार, गुलाबी होठ, चमकती हुई आंखें। मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर रहा था और लगातार उसके हुस्न को अपनी यादों में सहेज रहा था। मैंने देखा कि आधी बोतल खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जिस्म के नशे के सामने ये नशा फीका लग रहा था। बस अब मैंने फैसला ले लिया था। मेरे कमरे के सामने उसका कमरा था। वो बूढ़ा नीचे था। वो कुर्सी से उठ भी नहीं सकता था और वैसे भी वो शराब पीकर पड़ा था। अब कोई रोकने वाला नहीं था। और हाँ, जब वो दरवाजा बंद कर रही थी, उसके होठों पर मुस्कान थी। इसका मतलब, अरे विक्की, तू बेवकूफ कैसे हो सकता है? वो हंसी थी, मतलब उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। मैं तुरंत उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने वो खड़ी थी, मोहिनी। मैं उसे देख रहा था। वो अंदर आई। मैं पीछे पीछे चलकर बिस्तर पर बैठ गया। वो धीरे धीरे से पास आई। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने अपने होठों को मेरे होठों से लगा दिया। कुछ समय बाद वो दूर हो गई और मुझे फिर से देखने लगी। नशा था उसकी आंखों में और उसके छूने में। मैंने उसके काले बालों में हाथ फेरना शुरू किया, लेकिन उन काले बालों में 4-5 सफेद बालों का गुच्छा था। मैंने फिर से उसकी आंखों में देखा और उसे पास खींच लिया। बाहर बारिश की रफ्तार बढ़ गई थी। बिजली कड़कने लगी। कई घंटों बाद बारिश शांत हुई और हम दोनों भी संतुष्ट होकर शांत हो गए और सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुली। मैंने बिस्तर में देखा तो मोहिनी वहां नहीं थी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा तो मोहिनी खिड़की में से बाहर देख रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई, और मोहिनी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मुझे मेरे पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी मोहिनी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और मेरी नींद खुल गई।
अरे बाप रे, कितना भयानक सपना था। मन ही मन कहते हुए मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत थकावट महसूस हो रही थी। हाँ, रात की मेहनत के बाद वो स्वाभाविक था। मैं वैसा ही पड़ा था और बाहर की ओर नजर डाली। ना जाने क्यों मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि बगीचे में एक औरत कुछ खोद रही थी और उस पर एक फावड़े से मिट्टी डाल रही थी। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। आंखें मलते वक्त मेरी नजर मेरे हाथ पर गई। मुझे झटका लगा क्योंकि मेरे हाथ पर झुर्रियां दिख रही थी, जैसे किसी बूढ़े इंसान का हाथ हो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बदन में कुछ ताकत ही ना हो। मैं मुश्किल से उठकर आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। आईने में एक पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका व्यक्ति नजर आ रहा था। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे एहसास हुआ कि मैं ही अब बूढ़ा बन चुका था। लेकिन कैसे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जोर से चिल्लाना शुरू किया। मैं कमरे से बाहर जाने लगा। लाख कोशिश के बावजूद मैं कदम नहीं उठा पा रहा था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नीचे आ गया। उस बूढ़े की वो आराम कुर्सी खाली थी। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। मैं उस कुर्सी पर बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। कुर्सी भी अपने आप आगे पीछे झूल रही थी। मेरी नजर दरवाजे पर गई। वहां वो खड़ी थी, मोहिनी। वो मेरे पास आई, मुझे देखकर हंसने लगी। मैं उसे देखकर रोने लगा। क्या किया तुमने ये? मैं ऐसा कैसे हो गया? क्या मिला तुम्हें ये करके? हाँ? मैंने अपनी कमजोर आवाज में उस पर चिल्लाया। वो मेरे पास आई और अपने बालों में से हाथ फेरते हुए मुस्कुराती हुई चली गई। कल जहां कुछ सफेद बाल थे, वो अब नहीं थे। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो कल रात से भी ज्यादा जवान लग रही थी। हंसते हुए वो वहां से चली गई। मैं रो रहा था। इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी नजर उस टेबल पर गई। वहां टकीला वोडका की बोतल थी। वो बूढ़ा कहाँ गया, ये सवाल मेरे मन में आया। फिर मुझे वो सुबह का दृश्य याद आया। मैं समझ गया कि मोहिनी ने उस बूढ़े को ही दफन कर दिया था। इसका मतलब वो बूढ़ा मर चुका था। मैंने कांपते हाथों से गिलास में शराब डाली और होठों से लगा ली, लेकिन आधी शराब फिर से होठों से रिसते हुए नीचे गिरी। जितनी पेट में गई उतनी राहत महसूस हुई। मुझे आराम चाहिए था, आराम। मुझे उस बूढ़े की बात याद आई। आराम, चैन, सुकून मुझे भी तो चाहिए। पता है कहाँ मिलता है? मौत में। उसके आवाज कान में गूंज रही थी। नहीं, वो बूढ़ा मरा नहीं था, वो बच गया था। वो आजाद हो गया था। उसको मैंने आजाद किया था। अब मुझे इंतजार करना होगा मुझे आजाद करने वाले का। कुछ दिनों बाद एक युवक दरवाजे पर खड़ा था। हाथ में बैग था। वो बारिश में भीगा हुआ था। मोहिनी से मिलने आया होगा वो, लेकिन उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में उसे आवाज दी, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर। मुझसे ज्यादा खुशी उसे हुई थी जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, जो अब उस नए युवक की जवानी चुराकर खुद को सदा जवान रखने वाली थी।